इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के जो है क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स हम पढ़ने वाले हैं। इससे पहले यह पार्ट 3 है। इससे पहले 2 पार्ट में हमने डेफिनेशंस कवर किए हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंतर्गत, और हमने देखा है एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट लेक्चर 2 में। सो यह पार्ट 3 है। इसमें हम डिस्कस करेंगे आपके साथ क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं, और यह वीडियो इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ से जो है बहुत छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होंगे। कॉन्ट्रैक्ट जैसे कि इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। तो ऐसे ऐसे टर्म्स पे हम जो है इस पूरे वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। इस क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का क्या बेसिस भी है इसको हम पहले समझते हैं, और इसके बाद जो है हम 1 by 1 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पे डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का एक बेसिक चार्ट देखते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ लीगल इफेक्ट्स। लीगली कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, वॉइड है, वॉइडेबल है, अनफोर्सेबल है, या फिर बिल्कुल ही इलीगल है। यह एक क्लासिफिकेशन है, एक कॉन्ट्रैक्ट को क्लासिफाई करने का एक तरीका है ऑन द बेसिस ऑफ लीगैलिटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। Second classification is on the basis of performance of the contract. So whether the contract is executed or whether the contract is yet to be executed, that is executory, or it is unilateral, that is one-sided, or bilateral, that is two-sided contract. Two-sided performance is being done. Third can be classification on the basis of performance, formation. So express contract, implied contract and quasi contract, यही सारा जो है वो विस्तार से हम इस पूरे वीडियो में आपके साथ डिस्कशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। फर्स्ट क्लासिफिकेशन का बेसिस, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ लीगल इफेक्ट, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, unforeseeable contract and illegal contract. So let's begin with valid contract. वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? तो ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट यानी कि कॉन्ट्रैक्ट ही आप समझ लीजिए। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट यानी कि कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो कि इन्फोर्सेबल बाय लॉ है। सेक्शन 2H में जो है कॉन्ट्रैक्ट को डिफाइन किया गया है। एंड एन एग्रीमेंट enforceable by law is a contract that we have already talked of in the first lecture, जब हमने बात की थी कॉन्ट्रैक्ट के डेफिनेशन के ऊपर। और एक कॉन्ट्रैक्ट को कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए सेक्शन 10 में जो है एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ द वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की बात की गई है। इसमें मेजर एलिमेंट की यदि हम बात करें, सो एक कॉन्ट्रैक्ट को कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए देयर हैज टू बी सम कंसिडरेशन फॉर इट। The party should be competent. They should not be idiot or lunatic or under influence of alcohol, that is drunken person. Their consent should be free, that should be free of any coercion, misrepresentation or fraud elements like that, and the object is lawful. That is, we cannot say that the contract is done for example for killing someone. So the object of the contract is not lawful, then hence the contract will be void ab initio. So यहाँ पर हम बात कर रहे हैं वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की। तो ऐसा एग्रीमेंट जो कि इन्फोर्सेबल बाय लॉ है, यही कहलाता है आपका वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, या सिंपल टर्म्स में इसको कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। सो इफ ऑल द कंडीशंस आर फुलफिल्ड as in a contract, it is a valid contract, and valid contract is simply explained as those agreement which can be enforceable by law. So ऐसे एग्रीमेंट जिसको लॉ के द्वारा इन्फोर्स किया जा सकता है वही वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, और वैलिड कॉन्ट्रैक्ट को ही हम बोलचाल की भाषा में केवल कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। Second classification is, now we spoke of valid contract, so let's also understand invalid contract and then we move to void contract. So invalid contract क्या है? In a contract, if any one condition is not fulfilled. Last lecture we spoke of all the conditions of a valid contract. A couple of them are consideration, free consent, competent party should be competent to contract, and the object is lawful.
What is the meaning of void ab initio or void? An agreement which is not valid from the beginning. Void ab initio, starting से ही जो agreement void नहीं होते हैं, valid नहीं होते हैं, वो void ab initio कहलाते हैं. And becomes void, what is the meaning of becomes void? An agreement which is valid in the beginning but due to some supervening impossibility the contract becomes void. Second is void contract. Let's understand what is a void contract. हमने देखा valid contract यानी कि जिसमें सारे essential elements of valid contract मौजूद होते हैं वो valid contract कहलाते हैं, और void contract होते हैं जिसको हम law के द्वारा enforce नहीं कर सकते हैं and जिसमें जो है essential elements of valid contract मौजूद नहीं होते हैं. For example, when we are doing contract with a minor. अब इसका एक classical case है मोहारी बीबी versus Dharmodas Ghosh. It was held that the minor is not competent to contract. Therefore, contract with a minor is void ab initio and he won't be liable to perform his duty as mentioned in the contract. Minor के साथ किया गया contract शुरू से ही void होता है. इसी के लिए इसी पर जो है यह classical case था मोहारी बीबी versus धर्मोदास घोष का. So void contract को हम कैसे define करते हैं? Section 2J of the Act speaks about a valid contract which subsequently becomes void. A contract which ceases to be enforceable by law becomes void when it ceases to be enforceable by law. So void contract can be void ab initio यानी कि शुरू से ही void हो सकता है, या फिर हो सकता है कि किसी भी रीजन से जो है बाद में जाकर के भी it ceases to be enforceable by law and it becomes a void contract. So valid contract may also become a void contract in due course. In void contract, number one, no obligation or right arises on a void contract. अगर एक contract void contract हो गया यानी कि contract का कोई meaning ही नहीं रह गया है तो कोई भी obligation, कोई भी rights ऐसे केस में arise नहीं होगा. They are not covered by the law. चूंकि contract ही void contract है तो इसके लिए यह किसी भी law के अंतर्गत cover नहीं होता है. And such contract cannot be made valid by the parties to the contract by giving their consent. For example, if you're doing contract with a minor, so minor के साथ जो contract किया जाता है वो void ab initio होता है यानी कि शुरुआत से ही जो है वह void contract होता है. तो अगर माइनर मान लीजिए मेजॉरिटी का एज अटेन भी कर लेता है और दोनों पार्टी जिनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा होता है दे आर गिविंग देयर कंसेंट, दे आर गिविंग देयर एक्सेप्टेंस, येट द कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी सेड टू बी मेड वैलिड. एग्जाम्पल, every agreement by which a person is restrained from exercising in a lawful profession, trade or business of any kind is to that extent void. Moving on, the third, सबसे पहले हमने बात की वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, फिर हमने बात की वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, अब हम बात कर रहे हैं वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है. वॉइड यानी कि वह तो पूरा ही का पूरा जिसका कोई भी अर्थ नहीं है, लेकिन वॉइडेबल क्या होता है इसको समझे. इट मीन्स दैट when the party to the contract has a choice to declare the contract void in the court of law. यहाँ पर choice की बात की जा रही है और choice किसका, तो दोनों पार्टी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट में से किसी भी एक का हो सकता है. सो इट हैपेंस व्हेन द कंसेंट ऑफ पार्टी इजंट फ्री. मान लीजिए एक पार्टी को डरा धमकाकर, कोअर्जन द्वारा या अंडू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, मिस्टेक, किसी भी कारण से मान लीजिए एक पार्टी को जो है प्रभावित किया गया है और उससे जो है अग्रीमेंट साइन करवा लिया गया है, कॉन्ट्रैक्ट बना दिया गया है. So in this case, the contract becomes a voidable contract because the consent there was not free. And Section 2I of the Act defines that a voidable contract, an agreement which is enforceable by law at the option of one or more parties thereto, but not at the option of other. इसमें जो है एक ही पार्टी को जो है कोअर्जन किया जाता है. दोनों पार्टी एक ही चीज के लिए ग्रीवेंस क्लेम नहीं कर सकती है. हमने देखा कि कॉन्सेंट कब फ्री होता है, जब कॉन्सेंट को किसी भी तरीके से कोअर्जन या फिर अनडू इन्फ्लुएंस या फिर फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन इत्यादि का इन्फ्लुएंस में नहीं किया जाए, तब वह कॉन्ट्रैक्ट कैसा कहलाएगा, तब वह कंसेंट कैसा कहलाएगा, फ्री कंसेंट कहलाएगा और तब जो है वह वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा. अगर
एक भी पार्टी पे किसी भी तरीके का कंसेंट अगर मान लीजिए फ्री कंसेंट नहीं है तो वो वॉइडेबल होगा एट द ऑप्शन ऑफ वन पार्टी। मान लीजिए, फिर से रिपीट करती हूँ, दो पार्टीज है यहाँ पर ए और बी, और बी को जो है गन शॉट पर प्रॉपर्टी के पेपर्स साइन करवा लिए गए हैं। बी के पास यह राइट होता है कि वह कोर्ट में जाकर ए के खिलाफ जो है सू कर सके, ए को ए के खिलाफ सूट दायर कर सके कि तुमने जो है मुझसे डरा धमका के, मेरा फ्री कंसेंट नहीं था प्रॉपर्टी के पेपर साइन करने में, तुमने हमें करवा लिया है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल है एट द ऑप्शन ऑफ बी। सो वन पार्टी के अगर मान लीजिए वन पार्टी का कंसेंट जो है फ्री कंसेंट नहीं है, तब यह एक केस बन जाता है जहां पे कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल एट द चॉइस ऑफ वन पार्टी, दैट इज वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट इज अ कॉन्ट्रैक्ट विच इज वैलिड अनलेस अवॉइडेड बाय द अदर पार्टी, ईदर पार्टी। सो अगर ए ने जो है डरा धमका के बी से पेपर साइन करवा लिए और बी कहता है कि ठीक है तुमने साइन करवा लिए तो तुम ले लो, तब वह कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल ना होकर के वह वैलिड कॉन्ट्रैक्ट करा रहेगा, बिकॉज बी यहाँ पर अपोज ही नहीं कर रहा है। लेकिन यदि बी अपोज कर रहा है, बी कहता है कल को कि मेरे से तो डरा धमकाकर मुझसे यह पेपर साइन करवा लिए गए हैं, देन इट बिकम्स अ voidable contract because one of the parties is opposing to the contract. So next is your unforeseeable contract. It is the contract whose substance is good and valid, but due to some technical defect or any other issue they cannot be enforced and the damage cannot be claimed. So couple of examples can be, से अगर मान लीजिए सिग्नेचर जो है उसमें कोई त्रुटि रह गई हो, रजिस्ट्रेशन में कोई कमी रह गई है, या टाइम बाउंडेशन जो लॉ के द्वारा दिया गया है वह लिमिटेड है, उसकी कोई लिमिटेशन है, तो ऐसे कुछ एग्जांपल्स हो सकते हैं, ऐसे कुछ टेक्निकल फॉल्ट्स हो सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट में जो कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड नहीं रहने देता है, वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाते हैं अनफोर्सिएबल कॉन्ट्रैक्ट। वह कॉन्ट्रैक्ट में बाकी फंडामेंटल चीजें तो सही है, लेकिन कपल ऑफ एरर्स की वजह से, कपल ऑफ टेक्निकल डिफेक्ट की वजह से द कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स voidable and those contracts fall in the category of unforeseeable contract. And the last one is illegal contract. So ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स जो कि बिल्कुल ही forbidden by law है, for example you are taking money for killing someone, so that these are the type of contract which are void contract and illegal at the same time, and the parties are not allowed to form the contract over such matters. Example, कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सेल ऑफ नार्कोटिक्स, नार्कोटिक्स के सेल के लिए अगर आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट लिया है तो वह कैसा कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, इल्लीगल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। इल्लीगल कॉन्ट्रैक्ट क्यों? क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट, इल्लीगल कॉन्ट्रैक्ट ऐसे एग्रीमेंट्स होते हैं जो कि लॉ के द्वारा फॉरबिडन होते हैं। तो हमने अभी तक समझा वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट आप नॉर्मल सिंपल भाषा में कॉन्ट्रैक्ट कह सकते हैं। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट जिसका कोई भी अर्थ नहीं होता है। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट इज कॉन्ट्रैक्ट which can be challenged by either of the parties. अनफोर्सिएबल कॉन्ट्रैक्ट में हमने देखा, अनफोर्सिएबल कॉन्ट्रैक्ट में किसी भी प्रकार का टेक्निकल ग्लिच आपको देखने को मिल सकता है। मान लीजिए सिग्नेचर में कोई कमी है, लॉ ने जो टाइम बाउंडेशन दी थी उसमें हम चीजों को पूरा नहीं कर पाए हैं। सो दीज आर द टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वेयर देयर इज सम काइंड ऑफ टेक्निकल डिफॉल्ट। एंड इलीगल कॉन्ट्रैक्ट हमने देखा, इलीगल कॉन्ट्रैक्ट जो है वो फॉरबिडन बाय लॉ होता है। अब यहाँ पे एक डिफरेंस देखते हैं कि वॉइड कॉन्ट्रैक्ट और इलीगल कॉन्ट्रैक्ट में क्या डिफरेंस है। स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहती है। सो अ डिस्टिंक्शन हैज टू बी मेड बिटवीन वॉइड कॉन्ट्रैक्ट एंड इलीगल कॉन्ट्रैक्ट। देखिए, एग्रीमेंट्स हुज ऑब्जेक्ट or consideration is forbidden by law is called illegal contract। जिसका ऑब्जेक्ट ही, मान लीजिए आपने किसी को मारने की सुपारी ली है, तो यह सुपारी ही जो ऑब्जेक्ट ऑफ अग्रीमेंट हो गया, यही forbidden by law है। और consideration can be forbidden by law, so these are called illegal contract। लेकिन अगर हम void contract की बात करें, so here the law merely say that it is made by the court and the court will not enforce it। Void contract, for example, contract with a minor is a void contract. Thus, all illegal agreements or contract are void, but all void agreements are not illegal।
Example, all void agreements are not illegal. For example, you are doing a contract with a minor. So minor के साथ किया गया एग्रीमेंट जो है हमें पता है void ab initio होता है, स्टार्टिंग से ही void होता है, लेकिन क्या माइनर के साथ किया गया एग्रीमेंट इलीगल होता है? नहीं. सो हम कह सकते हैं कि जितना भी इलीगल एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट्स आर void, जितने भी इलीगल एग्रीमेंट्स या कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो void होते हैं, लेकिन जितने भी void एग्रीमेंट होते हैं कहने का मतलब वह इलीगल हो ऐसा जरूरी नहीं है. अब बढ़ते हैं अपने सेकेंड क्लासिफिकेशन की ओर, दैट इज क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. सो परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे जो है आपका एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट, एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट, यूनिलैटरल एंड बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट को हम समझेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. On the basis of performance of a contract, we have unilateral contract, bilateral contract, executed and executory. यूनिलैटरल और बायलैटरल नाम से ही आपको क्लियर होता है. जब हम कहते हैं यूनिलैटरल यानी कि केवल एक पार्टी ने अपना परफॉर्मेंस, अपने जो ऑब्लिगेशन है परफॉर्म कर दिया है और दूसरा पार्टी जो है वो उसको अपना ऑब्लिगेशन परफॉर्म करना बाकी है. फॉर एग्जाम्पल, एक पर्सन दूसरे व्यक्ति को कहता है कि मैं तुम्हें ऑफर कर रहा हूं कि तुम्हारी गाड़ी जो है मैं 2 लाख में खरीदना चाहता हूं. अब इस व्यक्ति ने क्या किया, 2 लाख रुपए दे दिए क्योंकि उसको कार चाहिए थी, ठीक है, लेकिन बी जो पर्सन है उसने अभी गाड़ी देनी बाकी है. So here what is happening is one party has performed his obligation and the other party is yet to perform his obligation. बायलैटरल कब होगा? जब दोनों पार्टी ने अपना अपना ऑब्लिगेशन परफॉर्म कर दिया है. सो बायलैटरल कह सकते हैं कि एग्जीक्यूटरी, ये दोनों इंटरचेंजेबली यूज होता है क्योंकि बायलैटरल में भी यही होता है. दोनों पार्टी ने, इसने ए पार्टी ने जो है क्या किए, पैसे दे दिए और बी पार्टी ने जो है कार दे दी. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एग्जीक्यूट हो जा रहा है कॉन्ट्रैक्ट. जिसके लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया था दोनों पार्टी ने अपनी अपनी ऑब्लिगेशंस डिस्चार्ज कर दी है. तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट जो है एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा. यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट, देखिए, इन अ यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट वन पार्टी हैज परफॉर्म्ड हिज ऑब्लिगेशन एंड अदर पार्टी इज येट टू परफॉर्म हिज ऑब्लिगेशन. सो यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट इज क्रिएटेड बाय एन ऑफर एंड दैट कैन बी परफॉर्म्ड बाय एक्सेप्टेंस. इसने ऑफर करी है कि मैं तुम्हारी कार 2 लाख में खरीदना चाहता हूं और दूसरा व्यक्ति यदि कहता है ओके, आई एम एक्सेप्टिंग योर ऑफर ऑफ 2 lakhs एंड आई एम विलिंग टू सेल माई कार फॉर 2 lakhs, देन that becomes an example of unilateral contract. Unilateral contract, if we go by the definition, an act done at the request of the offerer in response to his promise is a consideration, and consideration is the essence in nothing else but the response to such a request. So acceptance here becomes a node. Then is bilateral contract. In a contract where both the parties have performed their obligation, bilateral and executory are same and interchangeable. Later we are going to talk about executory also. So in such a case, each party is a promisor and a promisee. They are also known as reciprocal contract. Important point, please take a note of it, because mutuality of the obligation is essential for their enforceability. So now understand it through difference between bilateral and unilateral. Again we are looking, देखिए bilateral यानी कि यहाँ पर क्या हो रहे हैं, 2 पार्टी हो रहे हैं. 2 पार्टी each agree to do a specific action or a set of specific actions. दोनों पार्टी ने जो है अग्री किया है एक एक्शन या फिर set of actions कहें. For example, Willie contracts with Megan to paint his Willie's fence and Willie agrees to pay $100. So this becomes 2-party contract, bilateral contract. Example, unilateral contract, one party agrees to do a specific action or a set of action if the condition is fulfilled. Example, Megan says that she will paint Willie's fence if Willie delivers a couch to her.
Megan is obligated to perform only if Willie delivers the coach, and Willie has no affirmative obligation to deliver the coach. So one party is only doing the contract here. One party is only entering into contract. The other party may have certain kind of obligations to perform the contract, and it may do so and it may not do so. So ये आपका डिफरेंस क्लियर हो गया इन दोनों के बीच में. नाउ वी मूव टू एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट. देखिए यहाँ पर आप सोल्ड का जो यहाँ साइन बोर्ड है, यहाँ पर क्या आप समझ पा रहे हैं, बोथ पार्टीज हैव परफॉर्म देयर ऑब्लिगेशन एंड देयर इज रिमेनिंग नथिंग टू परफॉर्म. One party is saying that I will offer you 2 lakhs and I will buy your car. The other party is saying okay, done. So the agreement is done. Both parties have performed. They have signed the obligation. They have exchanged the consideration and there is nothing remaining to perform. एक पर्सन ने दूसरे पर्सन को 2 लाख रुपए दे दी और 2 लाख रुपए के बदले में उसने अपनी कार पहले पर्सन को दे दी. सो दैट बिकम्स अ एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट. Executed contract means that whatever was the object of the contract has been carried out. जो भी जिस भी रीजन के जिस भी उद्देश्य से कॉन्ट्रैक्ट किया गया था, that is already done and dusted. And in most executed contract, the promises are made and then immediately completed. So next one is your executory contract. So in a contract where both parties are yet to perform, ध्यान दीजिएगा, both parties are yet to perform their obligation, it is further subdivided into unilateral and bilateral, which we spoke of earlier. So executory contract example से समझ लिए. देखिए both party here are yet to perform, so delivery and payment are to be made after 15 days. The contract is executory. Another good example of an executory contract is that of a lease. Such controls are future contract. हम आपसे जो है एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हैं कि हम आपको so and so डेट को इस गुड की डिलीवरी करेंगे, एंड देन यू ऑल्सो एग्री दैट ओके आई विल रिसीव द पेमेंट ऑन दिस पर्टिकुलर, रिलीज द पेमेंट ऑन दिस पर्टिकुलर डेट. सो इन सच कॉन्ट्रैक्ट्स द कंसिडरेशन इज द प्रॉमिस और परफॉर्मेंस ऑफ एन ऑब्लिगेशन. In executory contract, the consideration for the promise is made and is carried out some time in the future. फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं वो एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट की श्रेणी में आते हैं. तो अब तक हमने क्या देखा, यूनिलैटरल व्हेन वन पार्टी हैज परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट, बायलैटरल यानी कि दोनों पार्टी ने परफॉर्म कर दिया है कॉन्ट्रैक्ट को, एग्जीक्यूटेड यानी कि यहाँ पर जो भी ऑब्लिगेशन थे दोनों पार्टी के, दोनों ने अपने अपने ऑब्लिगेशन डिस्चार्ज कर दी है. अब इस कॉन्ट्रैक्ट में कुछ भी करने लायक नहीं बचता है. एंड द नेक्स्ट वन इज योर एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट. यहाँ पर क्या है, एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट में फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स की बात की गई है. अब हम बात करते हैं लास्ट बेसिस पे, दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट एंड क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट. सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट. एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है, देखिए या तो कॉन्ट्रैक्ट हम बोल कर सकते हैं या तो कॉन्ट्रैक्ट हम जो है लिख कर सकते हैं. अब सेक्शन 9 कहता है, इन सो फार एज द प्रपोजल और एक्सेप्टेंस ऑफ एनी प्रॉमिस इज मेड इन वर्ड द प्रॉमिस इज सेड टू बी एक्सप्रेस. आप किसी को कह रहे हो कि मैं आपकी गाड़ी जो है 2 लाख में खरीदने के लिए तैयार हूं, तो ये क्या कैसा कॉन्ट्रैक्ट है, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट है, बिकॉज आप एक्सप्रेस कर रहे हो बोलकर. यही चीज जो है आप राइटिंग में भी कर सकते हो. 10 कॉन्ट्रैक्ट इंटर्ड बिटवीन द पार्टीज बाय वर्ड्स स्पोकन और रिटन आर नोन एज एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट. नेक्स्ट इज योर इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट. अब ना इस कॉन्ट्रैक्ट में आप कुछ बोल रहे हो ना लिख रहे हो. एग्जाम्पल से इसको समझिए कैसा कॉन्ट्रैक्ट है ये. मान लीजिए कि आप किसी ऑटो वाले को हाथ देते हो और ऑटो में जाकर के बैठ जाते हो. अब चूंकि आप ऑटो में इंटर कर गए हो, सो आप ऑब्लाइज्ड हो पैसे देने के लिए. यहाँ पर आपने ऑटो वाले से ना राइटिंग में कॉन्ट्रैक्ट की है ना ओरली कुछ बोला है, आप बस हाथ दे करके ऑटो में बैठ गए हो.
So this becomes an example of implied contract. Thus contract entered between the party by virtue of their conduct. आपका ऑटो में बैठना ही यही बतलाता है कि आप ऑटो वाले को पैसे दोगे, आप obliged हो पैसे देने के लिए. So as the definition goes, insofar as the proposal or acceptance is made otherwise than in words, बोल कर नहीं, the promise is said to be implied. Okay, so this was express contract and implied contract. Let's look through by differentiation between these two. एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट कैसा होता है, या तो ओरल में होगा या राइटिंग में होगा. इसको हम क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पे हम कुछ चीजें बोल नहीं रहे हैं. Contract are said to be explicit in their language. Either you are writing or you are telling in words. You are expressing yourself. विली के साथ आप मेगन जो है कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं कि मैं उसका फेंस जो है पेंट करूंगी $100 में. सो या तो ये चीज आप बोल कर सकते हैं बिटवीन विलिस एंड मेगन, या ये दोनों जो है इसको लिख कर सकते हैं. सो दैट बिकम्स अ एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट. लेकिन जब हम इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हम जो है सारे एलिमेंट्स, इसको क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट भी कहते हैं क्योंकि इसमें जो है सारे एलिमेंट्स ऑफ एसेंशियल कॉन्ट्रैक्ट मौजूद नहीं होते. हमने जो ऑटो वाला एग्जांपल लिया, हम ना उसको लिख कर कह रहे हैं ना हम उसको बोल कर रहे हैं, लेकिन वहां पर भी जो है हम ऑब्लाइज हैं उस ऑब्लिगेशन को परफॉर्म करने के लिए, पैसे को देने के लिए. Same example is given here. Megan asked Willis if he will pay her $100 to paint his face. Willie does not respond. अब Willie ने जो है कुछ response नहीं किया. Megan starts painting the face. Megan ने जो है फिर भी पेंट करना चालू कर दिया and Willie allows her to do so. While there is not a express contract, there may be an implied contract. अब चूंकि जो है मेगन ने जो है पेंटिंग शुरू कर दी है, इसलिए विलिस को इसको मेगन को पैसे देने पड़ेंगे, अदरवाइज विलिस वुड बी अनजस्टली एनरिच्ड. सो यहाँ पर दोनों के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, लेकिन विलिस जो है रोकती भी नहीं है, इसलिए इट इज इम्प्लाइड दैट विलिस विल पे फॉर मेगन्स वर्क. क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट के बारे में थोड़ी सी और बातें कर लेते हैं. देखिए, क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट जब एक नॉर्मल सा कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उसमें हमने क्या देखा है, ऑफर होना चाहिए, एक्सेप्टेंस होना चाहिए, कंसिडरेशन एंड परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. ये सारी चीजें जो है एक कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन में आती है. अब क्वाजी जब हम कहते हैं तो क्वाजी का मतलब होता है स्यूडो कॉन्ट्रैक्ट्स, यानी कि इनमें से कोई भी एलिमेंट हो सकता है quasi contract में absence हो. So the term quasi contract means pseudo contracts. These contracts did not follow the technical format of regular contract, but because these are based on social responsibility, so these are regarded as quasi contract. We looked in the example previously. Here what has happened that Megan ने जो है विलिस को बोला कि आप मुझे $100 पे कर दो, मैं आपका फेंस जो है पेंट कर लूंगी. अब मेगन ने अपना काम जो है स्टार्ट कर दिया. मेगन ने चूंकि पेंटिंग कर दी है, इसलिए विलिस को उसको पैसे देना होगा. हमने जो है ऑटो में हम बैठ गए हैं, इसलिए हमें ऑटो वाले को पैसे देना होगा. तो ये इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट है, ये क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट है. अगेन एक क्लासिकल सिंपल एग्जांपल जो यूज किया जाता है इसको समझने के लिए. देखिए, 3 पार्टीज हैं यहाँ पे, ए, बी एंड सी. अब 2 लोगों की बात की जा रही है, ए और बी के बीच में. ए क्या करता है, एक बास्केट ऑफ स्वीट बी को डिलीवर कर देता है, लेकिन वो बी के लिए नहीं था. ए कहता है बी को कि लो एक बास्केट ऑफ स्वीट, तुम इसको सी को दे देना. लेकिन ए क्या करता है, वो पूरा का पूरा बास्केट ऑफ स्वीट खुद ही खा जाता है एंड देन सिंपली से सॉरी, क्योंकि उसको पता नहीं था कि ये सी के लिए है. अब क्या होता है, चूंकि बी ने इसको कंज्यूम कर लिया है, तो स्वीट का पैसा कौन देगा, सी देगा या बी देगा? बी को देना पड़ेगा, क्योंकि बी ने जो है स्वीट्स को खुद से कंज्यूम कर लिया है. अदरवाइज अगर बी पैसा नहीं देता है तो सी देगा, सी तो बिल्कुल नहीं देगा क्योंकि सी को तो स्वीट मिले ही नहीं है, तो ए को तो है नुकसान हो जाएगा ना. सो यही एग्जांपल यहाँ पे दिया है. ए डिलीवर्स अ बास्केट ऑफ स्वीट्स to B which was meant for C. Now B has consumed the entire basket of sweet thinking it was for him. Later A informs B that it was for C and then B just cannot say sorry for misunderstanding. B जो है केवल सॉरी रसगुल्ला खा करके जो है, स्वीट खा करके जो है, वो बिल्कुल सॉरी बोल करके जो है मिसअंडरस्टैंडिंग से ऊपर नहीं हो सकता है. B को पैसे यहाँ पर देने पड़ेंगे. Therefore
he has to pay A for the undue benefit which B has received in the form of sweets, or else A would be at a loss. So, though there is not any contractual relationship between A and B, B still owes A the number of sweets he has consumed, or else A can file a suit in the court. सो ये एक एग्जाम्पल था क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट का. एक बार जो है सम अप कर लेते हैं. लास्ट बिट, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट या तो हम बोल कर करते हैं या तो हम लिख कर करते हैं. इम्प्लॉयड कॉन्ट्रैक्ट, हमने जो है इम्प्लॉयड कॉन्ट्रैक्ट और क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट को साथ में ही देखा है, इंटरचेंजेबली यूज किया गया है. इम्प्लॉयड कॉन्ट्रैक्ट को क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट भी कहते हैं. और यहाँ पे न हम बोलकर कह रहे हैं न लिखकर कह रहे हैं. हमने देखा कि these contracts are not explicit but they may be legally binding. So that's all for this video. हमने classification of contract यहाँ पर complete कर दिया है. Thank you.